जय हिंद। नमस्कार सभी का स्वागत है। देखिए, आज की इस क्लास में हम राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन, कला संस्कृति के क्वेश्चन और भूगोल और इंडिया जीके के एमसीक्यू क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और आपको मैं बता दूं, अब की बार सीईटी के एग्ज़ाम में आपको इसी क्लास के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो सभी साथी क्लास के अंत तक बने रहेंगे। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? क्या बाणगंगा के मेले को कहा जाता है, या फिर पुष्कर का मेला, या फिर सुरसुरा का मेला, या फिर बेणेश्वर मेला? सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो नोट कीजिए साथियों, आदिवासियों का कुंभ किसको कहा जाता है? अपना 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। बात करें यहाँ पर साथियों बेणेश्वर मेला की, तो ये अपने नवाटापुरा गाँव में लगता है। सभी साथी नोट कर लेंगे, नवाटापुरा गांव में बेणेश्वर मेला लगता है। तो बताइए साथियों, नवाटापुरा गांव कहाँ पर है? तो नोट कीजिए, डूंगरपुर के अंदर नवाटापुरा गांव है। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अब की बार सीईटी के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है कि आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, और नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में इसका मेला लगता है। और बात करें साथियों, ये अपने त्रिवेणी संगम पर बना हुआ है। तो सभी साथी नोट कर लेंगे, सोम त्रिवेणी संगम कौन कौन सी नदियों का है? तो सोम, माही और जाखम नदी के, सोम, माही, जाखम के त्रिवेणी संगम पर। सभी साथी नोट कर लेंगे, अपने ये त्रिवेणी संगम पर स्थित है बेणेश्वर मेला, नवाटापुरा गांव में है। और अगर पूछ लिया जाए कि खंडित शिवलिंग की पूजा कहाँ की जाती है, तो बेणेश्वर मेले में खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। यह भी आप नोट कर लेना, खंडित शिवलिंग की पूजा, खंडित शिवलिंग की पूजा कहाँ पर की जाती है साथियों? बेणेश्वर मेले में खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। एक बार लाइक, अपने क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिए साथियों। तो दोबारा से देखेंगे इस क्वेश्चन को। मैंने अभी आपको बताया आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहते हैं, तो बेणेश्वर मेले को कहते हैं आदिवासियों का कुंभ। और ये अपने नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में लगता है, और ये अपने त्रिवेणी संगम पर स्थित है साथियों। त्रिवेणी संगम में कौन कौन सी नदियां हैं? तो सोम, माही और जाखम के त्रिवेणी संगम पर है, और यहाँ पर एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो ये अपना क्वेश्चन था साथियों, नोट कर लेना। 4 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दीजिए। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी। बाबू महाराज का मेला किस जिले में बढ़ता है? क्या करौली में बढ़ता है, या फिर धौलपुर में, सवाई माधोपुर में, या फिर भरतपुर में? सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। बाबू महाराज का मेला किस जिले में बढ़ता है? बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए। बाबू महाराज का मेला किस जिले में बढ़ता है? तो अपना 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, धौलपुर। सभी साथी नोट कर लेना, धौलपुर के अंदर बाबू महाराज का मेला बढ़ता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास सीईटी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साथियों, तो सभी साथी क्लास को शेयर करते रहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, गौतमेश्वर धाम किस जिले में है? क्या प्रतापगढ़ में है, क्या चित्तौड़गढ़ में है, या फिर बांसवाड़ा में, या फिर उदयपुर में? गौतमेश्वर धाम आपको बताना है किस जिले में है। तो नोट कीजिए साथियों, यहाँ पे अपना प्रतापगढ़ अपना राइट आंसर रहेगा, प्रतापगढ़। अगर बात करें साथियों प्रतापगढ़ की, तो सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनिए। अगर आपको थेवा कला पूछ ली जाए, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो नोट कर लेना, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों? प्रतापगढ़ की थेवा कला प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो अपना कंप्यूटर का क्वेश्चन है साथियों। कुछ एक अपने कंप्यूटर के क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि अब की बार सीईटी में कंप्यूटर भी है। तो बताइए, कौन सी डिवाइस इनपुट और आउटपुट का कार्य कर सकती है? क्या कीबोर्ड है, क्या स्कैनर है, या फिर नेटवर्किंग डिवाइस है, या फिर प्रिंटर का डिवाइस है? प्रिंटर डिवाइस। सभी साथी बताएंगे कौन सी डिवाइस इनपुट और आउटपुट का कार्य करती है। इसके बाद हम वापस से राजस्थान जीके के क्वेश्चन करेंगे, और लास्ट के अंत में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म बताऊंगा साथियों कंप्यूटर की, जो अब की बार सीईटी के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो सभी साथी क्लास में बने रहेंगे अंत तक। जो जो इंपॉर्टेंट मैं आपको फुल फॉर्म बताता हूँ, सभी साथी उनको भी नोट कर लेंगे। इंपॉर्टेंट सारी फुल फॉर्म में है। वापस से इस क्वेश्चन पर लौटते हैं साथियों। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सी डिवाइस इनपुट और आउटपुट का कार्य कर सकती है, तो नोट कीजिए यहाँ पे अपना
3 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा साथियों। नेटवर्किंग डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट का कार्य कर सकती है। अगर बात करें यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन की कीबोर्ड की बात करें तो सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनिए। कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, यह भी आपको पता होना चाहिए। कीबोर्ड यहाँ पे इनपुट डिवाइस है। स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। सभी साथी नोट कर लेंगे इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है। तो स्कैनर इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। और अगर बात करें साथियों 4 नंबर ऑप्शन प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है साथियों। प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर से अपने हार्ड कॉपी मिलती है साथियों, ये भी आप नोट कर लेना। हार्ड कॉपी किससे मिलती है साथियों? प्रिंटर से। अगर बात करें साथियों इनपुट डिवाइस के अंदर तो इनपुट डिवाइस में आप माउस भी नोट कर सकते हैं। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। तो ये आप इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में आपको अंतर पता होना चाहिए, कौन सी डिवाइस है वो इनपुट होती है और कौन सी आउटपुट होती है। तो मैंने इस ऑप्शन के द्वारा आपको बताने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा और व्याख्या जो मैंने आपको बताई है वो भी अच्छी तरह से समझ में आई है। और जॉयस्टिक भी साथियों मैं आपको बता दूं इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है साथियों अबेकस के जनक आपको बताना है। अबेकस के जनक आपको बताना है कौन है? चार्ल्स बेबेज है या फिर टिम बर्नर्स ली है या फिर टिम क्रेनमर है या फिर एलन ट्यूरिंग है। सभी साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर अबेकस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, अब की बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है अबेकस से। तो देखिए साथियों अगर यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन की बात करें चार्ल्स बेबेज की तो सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, तो नोट कर लेना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं तो चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। अगर बात करें यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन की टिम बर्नर्स ली की बात करें तो इन्होंने WWW, बड़ा फेमस क्वेश्चन है साथियों, WW का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने किया था। अगर आपने हमारी पीछे की क्लासें देखी है CET से रिलेटेड जो मैंने आपको कंप्यूटर की क्लासें करवाई है उसके अंदर भी मैंने आपको टिम बर्नर्स ली के बारे में बताया था। वहाँ पे भी मैंने आपको WW के आविष्कारकर्ता कौन है इस क्वेश्चन का आंसर बताया था। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्लासें अच्छी लग रही होगी। तो यहाँ पे मैंने बता दिया टिम बर्नर्स ली ने WW का आविष्कार किया था। और अगर बात करें साथियों बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है कि WWW का फुल फॉर्म बताइए, तो नोट कर लेंगे यहाँ पे नोट कीजिए साथियों WWW का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कर लेंगे। WWW का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और अगर यहाँ पे बात करें साथियों अबेकस के जनक की तो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट रहेगा टिम क्रेनमर। सभी साथी नोट कर लेंगे। अबेकस के जनक कौन है साथियों? टिम क्रेनमर यहाँ पे अबेकस के जन्म है। और चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार मैं आपको लास्ट में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी बता दूंगा जो फुल फॉर्म के रूप में इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा नेक्स्ट जीके का क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन है निम्न में से किस शासक को मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कहा जाता है? क्या राव सातलदेव को या फिर राव सुजा को या फिर गंगा सिंह को या फिर मालदेव को? सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। निम्न में से किस शासक को मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कहा जाता है? क्या राव सातलदेव को कहा जाता है या फिर राव सुजा को या फिर गंगा सिंह को या फिर मालदेव को? सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं। तो देखिए साथियों अगर बात करें मारवाड़ का प्रथम पितृहंता की बात करें तो अपना 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा मालदेव। मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कौन है साथियों? मालदेव अपना पितृहंता है। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा, नोट कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के लिए कंप्यूटर के। आज की इस क्लास में हम कंप्यूटर के और साथ में राजस्थान जीके के क्वेश्चन कवर करेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है सभी साथियों, सभी क्वेश्चन बेहतरीन है। तो सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों। क्वेश्चन है निम्न में से किस युद्ध में मालदेव के सेनापति जेता व कुपा वीरगति को प्राप्त हुए? क्या पहाउबा का युद्ध था या फिर गिरी सुमेल का युद्ध या फिर दोराई का युद्ध या फिर धर्मत का युद्ध? सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि कौन से युद्ध में मालदेव के सेनापति थे जेता व कुपा
वो वीरगति किस युद्ध में हुए? क्या पहोबा का युद्ध था, या फिर गिरिसुमेल का युद्ध, या फिर दोराई का युद्ध, या फिर धर्मत का युद्ध? सभी साथी राइट आंसर जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं। अब की बार इस क्लास से भी आपको सीईटी के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो क्लास को शेयर कर दीजिए साथियों। अगर बात करें यहाँ पे जेता व कुपा की, तो नोट कर लेना साथियों, अपना राइट आंसर रहेगा यहाँ पे गिरी सुमेल का युद्ध, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा यहाँ पे। अगर साथियों पूछ लिया जाए कि गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ, तो सभी साथी नोट कर लेंगे 1544 ईस्वी। 1544 के अंदर अपने गिरी सुमेल का युद्ध होता है, जिसमें मालदेव के सेनापति जेता व कुपा वीरगति को प्राप्त हुए थे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको नोट कर लेंगे एक बार सभी साथी। और सभी साथी मुझको 7 क्वेश्चन के साथ साथ राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, किसान आंदोलन। क्वेश्चन है बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा किसके निर्देशन में लिखा गया था? गोविंद के द्वारा, गुणभद्र के द्वारा, या फिर जैन मुनि लोलाक के द्वारा, या फिर सोमेश्वर चौहान? किसके निर्देशन में लिखा गया था साथियों बिजोलिया शिलालेख? सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। बिजोलिया शिलालेख इंपॉर्टेंट है साथियों, और साथ में बिजोलिया किसान आंदोलन भी इंपॉर्टेंट है। किसान आंदोलन को कवर करके जाना है आप सभी को सीईटी के एग्जाम में। सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा के अनुसार किसके निर्देशन में लिखा गया? यानी कि बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा का है, किसके निर्देशन में बिजोलिया शिलालेख लिखा गया? गोविंद के द्वारा, गुणभद्र के द्वारा, जैन मुनि लोलाक के द्वारा, या फिर सोमेश्वर चौहान? सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो अपना 3 नंबर राइट रहेगा साथी यहाँ पे, जैन मुनि लोलाक के निर्देशन में बिजोलिया शिलालेख लिखा गया था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए साथियों, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर में सोमलेखा प्रकार के सिक्के किसने चलाए थे? क्या अजय राज ने चलाए, या फिर अर्णोराज ने चलाए, या फिर सोमेश्वर चौहान ने चलाए, या फिर विग्रह राज चतुर्थ ने चलाए? सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। इंपॉर्टेंट है, सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अजमेर में सोमलेखा प्रकार के सिक्के किसके द्वारा चलाए जाते हैं? क्या अजय राज के द्वारा चलाए जाते हैं, या फिर अर्णोराज के द्वारा, या फिर सोमेश्वर चौहान के द्वारा, या फिर विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा? सभी साथी क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। जल्दी जल्दी राइट आंसर बताएंगे सभी साथी। आज हम ज़्यादा क्वेश्चनों की व्याख्या में न जाते हुए सभी क्वेश्चनों को डायरेक्ट हल करने का प्रयास करेंगे। राइट आंसर किया और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अभी अपने पास इतना समय नहीं है। अगर आपको थ्योरी की क्लासें देखनी है तो आप पीछे वाली क्लासों को देख सकते हैं सीईटी के लिए। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दीजिए। तो देखिए साथियों, यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 1, यानी कि अजय राज ने अजमेर में सोमलेखा प्रकार के सिक्के चलाए थे। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा साथियों, नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्न में से असत्य कथन आपको बताना है। असत्य कथन कौन सा है? 1 नंबर ऑप्शन है देवनारायण जी के घोड़े का नाम क्या लीलागार था, या फिर बी नंबर ऑप्शन है पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या केसर कालमी था, या फिर 3 नंबर ऑप्शन है गोगा जी की घोड़ी का नाम नीली घोड़ी था, या फिर 4 नंबर ऑप्शन है मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम नीला घोड़ा था। सभी साथी इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, फिर राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। जल्दबाजी में किसी को आंसर नहीं बताना है, क्योंकि जल्दबाजी में अक्सर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो एक बार ध्यानपूर्वक क्लास अपने क्वेश्चन को पढ़िए, फिर आराम से उत्तर बताने का प्रयास करेंगे सभी साथी। 4 ऑप्शन आपके सामने साथियों, और मैं आपको बता दूं राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियां। अब की बार आपको इनसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियां इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का सीईटी में अहम रोल है। तो आर्ट एंड कल्चर को क्लियर करके ही फिर अपने को सीईटी का एग्जाम देना है। तो सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। असत्य कथन का आपको चयन करना है साथियों। तो देखिए यहाँ पे अपना 4 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, मेहाजी मंगलिया के घोड़े का नाम नीला घोड़ा था। यहाँ पे ये असत्य कथन है साथियों, यहाँ पे अपना नीला घोड़ा नाम नहीं था। अगर बात करें मंगलिया जी के घोड़े का नाम, तो सभी साथी नोट कर लेंगे किरण काबरा।
क्या नाम था साथियों घोड़े का नाम? किरण काबरा घोड़े का नाम था। नोट कर लेना इस क्वेश्चन को। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि राजस्थान के पंच पीरों में शामिल कौन से लोक देवता नहीं है, तो अपने तेजा जी है वो राजस्थान के 5 पीरों में शामिल नहीं है। और अक्सर तेजा जी का वाहन पूछ लिया जाता है, तो इसको भी नोट कर लेना। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है कि तेजा जी का वाहन का नाम क्या था, तो नोट कर लेना साथियों, तेजा जी के वाहन का नाम था लीलन। सभी साथी नोट करेंगे, तेजा जी के वाहन का नाम था साथियों लीलन, या फिर जिसको श्रृंगारी भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, लीलन या फिर श्रृंगारी, ये अपना यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। तो फिर आगे बढ़ेंगे, एक बार इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे सभी साथी। 4 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट है। और 5 पीरों में कौन से लोक देवता शामिल नहीं साथियों? तेजा जी 5 पीरों में शामिल नहीं है, इसको भी नोट कर लेना। तेजा जी 5 पीरों में शामिल नहीं है। और इनकी घोड़ी का नाम था साथियों लीलन या फिर श्रृंगारी। आगे बढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, मेहरानगढ़ में चामुंडा माता का मंदिर किस शासक ने बनवाया? क्या राव दुहड़ ने बनवाया, या फिर राव चूड़ा ने बनवाया, या फिर राव जोधा ने बनवाया, या फिर राव बिक्का ने? आपको बताना है मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, तो सभी साथी नोट कर लेना। मेहरानगढ़ दुर्ग अपने जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है साथियों? जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ दुर्ग है, सभी साथी नोट कर लेंगे। और इस दुर्ग के अंदर चामुंडा माता का मंदिर है, तो किस शासक के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। अगर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान का ताजमहल किसको कहा जाता है, तो नोट कर लेना राजस्थान का ताजमहल। सभी साथी नोट करेंगे। क्वेश्चन आने की संभावना साथियों अब की बार कि राजस्थान का ताजमहल किसको कहा जाता है। सभी साथी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बताएंगे मुझे। राजस्थान का ताजमहल किसको कहा जाता है साथियों, तो नोट कर लेना जोधपुर के जसवंत थड़ा को। सभी साथी नोट करेंगे, जोधपुर के जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का ताजमहल किसको कहते हैं साथियों? जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, जो जोधपुर के अंदर है, और जोधपुर के अंदर ही मेहरानगढ़ दुर्ग है। और अब बताइए मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर जो चामुंडा माता का मंदिर है, किस शासक ने इसका निर्माण करवाया? तो अपना 3 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा साथियों, राव जोधा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक बार इसको नोट कर लेना। और क्लास के अंत तक बने रहेंगे सभी साथी, क्योंकि क्लास में लास्ट के अंदर अपन कंप्यूटर के जो अक्सर फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कंप्यूटर से संबंधित, उन सभी को मैं आपको एक साथ लिखवा दूंगा, ताकि आपका सीईटी के एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो कंप्यूटर का। तो सभी साथी क्लास के अंत तक बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिए साथियों। और जल्दी से इस YouTube चैनल पर 3000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा है, वो एग्ज़ाम से आप पहले अपने टारगेट को पूरा कर लीजिएगा। 3000 सब्सक्राइबर आपको इस YouTube चैनल पर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आज का हमारा, चाकसू जयपुर में शीतला माता मेला कब भरता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को, या फिर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, या फिर श्रावण कृष्ण अष्टमी को, या फिर आश्विन कृष्ण अष्टमी को? सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। शीतला माता इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी आपको बता दिया है। राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियाँ इंपॉर्टेंट है। 1-2 क्वेश्चन आपको प्रत्येक टॉपिक से देखने को मिलेंगे, आर्ट एंड कल्चर से। तो सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। अगर यहाँ पे बात करें साथियों शीतला माता की, तो एक बार सभी साथी ध्यानपूर्वक देखेंगे शीतला माता के बारे में। अगर आपको इनका मंदिर पूछ लिया जाए कि कहाँ पर है, तो सभी साथी नोट करेंगे शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर के अंदर है। सभी साथी नोट कीजिएगा, चाकसू जयपुर के अंदर शीतला माता का मंदिर है। और इनको साथियों चेचक की देवी भी कहते हैं। सभी साथी नोट कर लेना, चेचक की देवी किसको कहा जाता है? चेचक की देवी अपने शीतला माता को चेचक की देवी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीट होता है, चेचक की देवी किसे कहते हैं? शीतला माता को कहते हैं। और इन देवी के अपने ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है, जिसे बास्योड़ा कहते हैं। यह भी आप नोट कर लेना, ठंडे भोजन का इनको भोग लगाया जाता है।
जिसे क्या कहते हैं साथियों, बांसजोड़ा कहते हैं। यह भी आप नोट कर लेना। और ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि चच्च की देवी किसको कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लेना। अब बताइए साथियों, इन शीतला माता का मेला कब भरता है? सभी साथी राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो नोट कीजिए साथियों, यहाँ पे अपना 1 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला माता का मेला भरता है। नोट कर लेना। फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा साथियों। आपको एग्जाम से पहले इस YouTube चैनल पर 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करते रहिए साथियों। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर 5 मंदिरों का समूह है। इनमें से सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? क्या विमल शाही जैन मंदिर है, या फिर लूणव शाही जैन मंदिर है, या फिर महावीर स्वामी मंदिर है, या फिर पीतलहर आदिश्वर मंदिर है? आपको बताना है दिलवाड़ा के जो 5 मंदिरों का समूह है, इनमें से सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है सभी साथियों को। सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों में कौन सा सबसे प्राचीन मंदिर है? तो नोट कीजिए साथियों, यहाँ पे अपना 1 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। विमल शाही जैन मंदिर अपने सबसे प्राचीन मंदिर है। नोट कर लेना, सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा साथियों? विमल शाही जैन मंदिर। यहाँ पे अपना 1 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा साथियों। आगे बढ़ेंगे, फिर एक बार इसको नोट कर लेंगे। सभी साथी इस क्वेश्चन को नोट करने का प्रयास करेंगे और साथ साथ मुझे कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताते हुए चलेंगे। आपको कमेंट बॉक्स में ए बी सी और इन 4 ऑप्शन में से जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो उसको टाइप करके मुझे बताना है, ताकि मुझे पता लगे आप सभी साथी क्लास में एक्टिव हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है साथियों, अल्बर्ट हॉल जयपुर के वास्तुकार थे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्बर्ट हॉल जयपुर के वास्तुकार कौन थे? क्या लालचंद उस्ता थे, या फिर सैमुअल स्विंटन जेकब थे, या फिर एडवर्ड ब्रैडफोर्ड थे, या फिर एएच मुल्लर थे? सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। अल्बर्ट हॉल जयपुर के वास्तुकार कौन थे? तो एक बार सभी साथी इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। अगर बात करें यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन की, लालचंद उस्ता की बात करें साथियों, तो यहाँ पे लालचंद उस्ता किस महल के वास्तुकार थे? तो हवा महल के वास्तुकार कौन थे साथियों? हवा महल के वास्तुकार लालचंद उस्ता थे। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हवा महल के वास्तुकार का नाम बताइए, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा लालचंद उस्ता हवा महल के अपने वास्तुकार हैं। मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर हवा महल की कंप्लीट थ्योरी के रूप में बताया था। एमसीक्यू क्वेश्चनों के लास्ट में, जब अपनी लास्ट में कंप्लीट हुई थी क्लास, वहाँ पे मैंने आपको हवा महल के बारे में बताया था। एक बार दोबारा से सुन लेंगे सभी साथी। हवा महल 5 मंजिला भवन है साथियों। कितना मंजिला भवन है? हवा महल 5 मंजिला भवन है। इसके वास्तुकार है साथियों लालचंद उस्ता। क्योंकि महल से भी एक क्वेश्चन अब की बार आपको देखने को मिलेगा और हवा महल से 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ध्यानपूर्वक सुनते रहेंगे सभी साथी और नोट कर लेंगे। हवा महल 5 मंजिला भवन है साथियों। सभी साथी नोट कर लेंगे। सबसे पहली मंजिल का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो सबसे पहली मंजिल का नाम साथियों शरद या फिर प्रताप मंदिर। सभी साथी नोट करेंगे, शरद या प्रताप मंदिर पहली मंजिल का नाम है। और अगर आपसे 5वीं मंजिल का नाम पूछ लिया जाए, तो 5वीं मंजिल का नाम साथियों हवा मंदिर। क्या नाम साथियों? हवा मंदिर है। और अपने हवा महल कहाँ पर है? तो ये भी आप नोट कर लेना, हवा महल जयपुर के अंदर है। ये तो आप क्वेश्चन सभी साथियों का आता होगा क्वेश्चन कि हवा महल जयपुर के अंदर है। वास्तुकार अपने इसके लालचंद मैंने आपको बता दिया, और स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा इस महल का निर्माण करवाया जाता है। ये भी आप नोट कर लेना, प्रताप सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। और कब करवाया जाता है साथियों? 1799 में। सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कर लेंगे। 1799 में इसका हवा महल का निर्माण करवाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हवा महल के बारे में, जिनको आपको पता होना चाहिए। तो आप बताइए साथियों, अल्बर्ट हॉल जयपुर के वास्तुकार कौन है? सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो नोट कीजिए, यहाँ पे अपना 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। सैमुअल स्विंटन जेकब अपने अल्बर्ट हॉल के वास्तुकार थे। हवा महल के क्वेश्चन को भी नोट कर लेंगे सभी साथी। आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है इस क्वेश्चन को नोट करने के लिए। फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दीजिए। और 3000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा आपको एग्जाम से पहले कंप्लीट करना है, तो शेयर करते रहिए, क्लास को लाइक करते रहिए।
और उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको अच्छी लग रही है क्लास तो मुझे थम्स अप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए साथियों। थम का साइन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे सभी साथी अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का हमारा, और लास्ट में मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी फुल फॉर्म है उनको मैं एक साथ लिखवाने का प्रयास करूँगा। सभी साथी क्लास के अंत तक बने रहेंगे। उनमें से आपको कंप्यूटर में 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए साथियों आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जीके का क्वेश्चन है, गले में बांधी जाने वाली देवी देवताओं की प्रतिमा को कहते हैं क्या मूर्त कहा जाता है, क्या नावा कहा जाता है, या फिर तकमा कहा जाता है, या फिर अर्सी कहा जाता है। सभी साथी ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए। गले में बांधी जाने वाली देवी देवताओं की प्रतिमा को कहते हैं क्या मूर्त कहा जाता है, क्या नावा कहा जाता है, तकमा या फिर अर्सी। सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो देखिए साथियों यहाँ पे अपना राइट आंसर की बात करें तो अपना 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। नावा गले में बांधी जाने वाली देवी देवताओं की प्रतिमाओं को कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन भी आ चुका है कि हवा महल के वास्तुकार थे क्या विद्याधर भट्टाचार्य थे, या फिर लालचंद उस्ताद थे, या फिर मंडन था, या फिर जैता था। अभी मैंने इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताया है। अगर आप क्लास को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बड़ा ही आसान और सरल क्वेश्चन है साथियों, और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। हवा महल के वास्तुकार आपको बताना है क्या विद्याधर भट्टाचार्य है, लालचंद उस्ताद है, मंडन है, या फिर जैता है। सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था साथियों अभी, तो नोट करेंगे। यहाँ पे अपना 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। लालचंद उस्ताद हवा महल के वास्तुकार थे। हवा महल इंपॉर्टेंट है, 5 मंजिला हवा महल है। प्रताप सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है 1799 में। पहली मंजिल का नाम प्रताप या फिर शरद मंदिर है, और 5वीं मंजिल का नाम साथियों हवा मंदिर। तो इसको नोट कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन है सपेरा नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है, क्या सहरिया जाति के द्वारा, भोपा जाति के द्वारा, भवाई के द्वारा, या फिर कालवेलिया जाति के द्वारा। आपको बताना है सपेरा नृत्य है वो किस जाति के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, नोट कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अब की बार एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। सपेरा नृत्य किस जाति के द्वारा किया जाता है, सहरिया, भोपा, भवाई, या फिर कालबेलिया। सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। और आपको 3000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा साथियों एग्जाम से पहले पूरा करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जहाँ पे अपने अभी इस क्लास को आप देख रहे हैं उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 3000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा आपको एग्जाम से पहले करना है। अपने यूट्यूब चैनल का नाम है स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के नाम से, जहाँ पर आप अभी ये क्लास देख रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे सभी साथी। सपेरा नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है। तो नोट करेंगे सभी साथी, यहाँ पे अपना 4 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। कालबेलिया जाति के द्वारा सपेरा नृत्य किया जाता है। सभी साथी नोट कर लेना, कालबेलिया जाति के द्वारा सपेरा नृत्य किया जाता है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। इस क्लास में हम सीईटी में अब की बार जो राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन क्वेश्चनों को हमने कवर किया साथियों। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में सिलेक्ट किए गए हैं, तो सभी साथी क्लास में बने रहेंगे और उम्मीद करता हूँ सभी को क्वेश्चन भी अच्छे लग रहे हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कामड़ जाति के लोग कौन सा यंत्र बजाते हैं। दुक्काको, गुजरी, सुरिंदा, या फिर तंदूरा। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि कामड़ जाति के लोग कौन सा यंत्र बजाते हैं। यंत्र का आपको नाम बताना है जो कामड़ जाति के लोगों के द्वारा बजाया जाता है। क्या दुकाको है, क्या गुजरी है, या फिर सुरिंदा है, या फिर तंदूरा है। सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो देखिए साथियों यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि तंदूरा कामड़ जाति के लोगों के द्वारा बजाया जाता है। तंदूरा नामक एक यंत्र है जिसको कामड़ जाति के लोगों के द्वारा बजाया जाता है। नोट कर लेना, यहाँ पे अपना 4 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
एक बार सभी साथी इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। आज का हमारा नेक्स्ट जीके का क्वेश्चन है साथियों, नोट कीजिए। क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? क्या केसरिया बालम है, इन लहरियेरा है, या फिर 3 नंबर ऑप्शन मोरिया आछो बोलियो रे, या फिर 4 नंबर ऑप्शन है प्रियतम प्रदेश आया। राजस्थान का राज्य गीत आपको बताना है। अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राज्य गीत बताइए राजस्थान का कौन सा है। सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। अगर साथियों आपको पूछ लिया जाए, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 30 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आप बताएंगे। 30 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो नोट कीजिए साथियों, यहाँ पे अपना राइट रहेगा राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। नोट कर लेना, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें यहाँ पे इस क्वेश्चन की कि राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है, तो नोट कर लेना राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट रहेगा। राज्य गीत अपना केसरिया बालम। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है साथियों, दोहरे परकोटे वाले मिट्टी से बने किस दुर्ग को अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे? क्या जैसलमेर का दुर्ग था, या फिर बीकानेर का दुर्ग था, या फिर भरतपुर का दुर्ग था, या फिर सूरतगढ़ का दुर्ग था? सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। दोहरे परकोटे वाले मिट्टी से बने किस दुर्ग को अंग्रेज भी जीत नहीं पाए थे? 4 ऑप्शन आपके सामने साथियों। क्या जैसलमेर का दुर्ग है, या फिर बीकानेर का दुर्ग है, या फिर भरतपुर का दुर्ग है, या फिर सूरतगढ़ का दुर्ग है? सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है, दोहरे परकोटे वाले मिट्टी से बने किस दुर्ग को अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे? अगर बात करें साथियों यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन की भरतपुर के दुर्ग की बात करें, तो भरतपुर के दुर्ग को अजय दुर्ग भी कहते हैं। उपनाम में आपसे पूछ लिया जाए कि अजय दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है, तो अपने भरतपुर के दुर्ग को अजय दुर्ग भी कहा जाता है। और दोहरे परकोटे वाली मिट्टी से बने कौन सा दुर्ग था साथियों जिसको अंग्रेज भी नहीं जीत पाए, तो अपना नोट कर लेना 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। भरतपुर का दुर्ग था जिसको अंग्रेज नहीं जीत पाए थे। तो देखिए साथियों यहाँ पे अपने राजस्थान जीके के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब अपन कुछ कंप्यूटर के फुल फॉर्म को नोट करेंगे, तो सभी साथी ध्यानपूर्वक नोट करेंगे। सभी साथी कंप्यूटर की कुछ फुल फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो सभी साथी पेन और कॉपी को लेकर बैठ जाएंगे और नोट करेंगे। तो देखिए आज का हमारा पहला फुल फॉर्म सभी साथी नोट करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए साथियों कि बताइए SMPS का फुल फॉर्म क्या है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए साथियों कि SMPS का फुल फॉर्म बताइए, तो बताइए साथियों। तो नोट कर लेना यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा साथियों, स्विच मोड पावर सप्लाई SMPS का फुल फॉर्म है। नोट कीजिए साथियों, मेरे साथ सभी साथी नोट करेंगे। SMPS का फुल फॉर्म है साथियों स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या है साथियों? स्विच मोड पावर सप्लाई। इस क्वेश्चन को नोट कर लेना और अब की बार आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। SMPS का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाने की संभावना है। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथी क्वेश्चन को नोट करेंगे साथ साथ। फिर आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी। अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए साथियों कि वाईफाई का फुल फॉर्म बताइए। आप वाईफाई आप प्रत्येक दिन यूज में लेते हो कि वाईफाई को यूज में लेते हो, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब की बार वाईफाई का भी फुल फॉर्म पूछा जाएगा, तो नोट कीजिए साथियों, वाईफाई का फुल फॉर्म है वायरलेस। सभी साथी नोट कर लेंगे। वायरलेस फुल फॉर्म अपने इसकी वाईफाई का फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। सभी साथी नोट करेंगे इस क्वेश्चन को। वायरलेस फिडेलिटी किसका नाम साथियों? तो वाईफाई की फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। सभी साथी इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में भी आ रहा होगा। वाईफाई का नाम मैंने आपको बताया, एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए अगर आपसे SMPS का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, तो SMPS का फुल फॉर्म रहेगा अपना यहाँ पे स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई SMPS का फुल फॉर्म है। और दूसरा साथियों क्वेश्चन है वाईफाई का, अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई का फुल फॉर्म है।
अब एक बार इन सभी साथी इन क्वेश्चनों दोनों क्वेश्चनों को नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब की बार आपको फुल फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा कंप्यूटर से, सभी साथी इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर सभी साथी आगे देखेंगे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों URL, सभी साथी नोट कीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए URL का फुल फॉर्म क्या है, तो लिखिए साथियों यूनिफॉर्म। URL का फुल फॉर्म है साथियों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कर लेंगे। URL का फुल फॉर्म है साथियों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और अगला क्वेश्चन साथियों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए मोडेम का फुल फॉर्म क्या है, MODEM, जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस में यूज होता है मोडेम, तो इसका भी इंपॉर्टेंट है मोडेम का फुल फॉर्म भी। तो लिखिए साथियों मॉड्यूलेटर। सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कर लेंगे। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, मोडेम का फुल फॉर्म साथियों मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। सभी साथी इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है URL का फुल फॉर्म और अपने मोडेम का फुल फॉर्म। आगे देखेंगे आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। सभी साथी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे एक बार। अगला साथियों क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए CPU का फुल फॉर्म बताइए, जो कि इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीट भी होता है। तो लिखिए साथियों CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है अपने CPU का फुल फॉर्म रहेगा। तो सभी साथी नोट कर लेंगे CPU की फुल फॉर्म। फिर आज का हमारा नेक्स्ट फुल फॉर्म देखेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में आ रहा होगा, तो नोट कर लेना साथियों CPU की फुल फॉर्म। आगे देखेंगे साथियों, अगर आपसे RAM की फुल फॉर्म पूछ ली जाए, इंपॉर्टेंट है, सारे फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी फुल फॉर्म आपको CET के एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो लिखिए RAM का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सभी साथी नोट कर लेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी। RAM की फुल फॉर्म नोट कीजिए साथियों। उम्मीद करता हूं सभी साथी साथ साथ नोट कर रहे होंगे। तो लिखिए साथियों RAM की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पे मैंने आपको लगभग 6 फुल फॉर्म नोट करवा दिए, हमारी 2 फुल फॉर्म और बची है, तो उनको भी देख लेते हैं एक बार। तो सभी साथी देखेंगे आज की हमारी नेक्स्ट फुल फॉर्म है साथियों। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए CD की फुल फॉर्म बताइए, तो CD की फुल फॉर्म नोट कर लेंगे कॉम्पैक्ट डिस्क। सभी साथी नोट करेंगे CD की फुल फॉर्म। CD की फुल फॉर्म रहेगी साथियों कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या रहेगी साथियों कॉम्पैक्ट डिस्क से अपने CD की फुल फॉर्म है, तो इसको भी नोट कर लेंगे सभी साथी। उम्मीद करता हूं सभी ने इस क्वेश्चन को भी नोट कर लिया होगा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज का हमारा लास्ट में फुल फॉर्म है साथियों। अगर आपसे ESC की फुल फॉर्म पूछ ली जाए, तो इसका फुल फॉर्म रहेगा साथियों यहाँ पे एस्केप। क्या रहेगा साथियों एस्केप अपना यहाँ पे ESC की फुल फॉर्म है। तो एक बार दोबारा से सभी क्वेश्चनों को दोबारा से देखेंगे। लगभग मैंने आपको यहाँ पे 8 फुल फॉर्म बताई है, तो इन 8 फुल फॉर्म को सभी साथी दोबारा से देखेंगे। तो देखिए आज का हमारा पहला था साथियों, पहला मैंने आपको अभी बताया था SMPS का, यह आप देख सकते हैं SMPS का मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था। तो एक बार ध्यानपूर्वक देखेंगे सभी साथी। देखिए SMPS का मैंने फुल फॉर्म बताया था कि स्विच मोड पावर सप्लाई SMPS का फुल फॉर्म है। जहाँ पे आपने नोट किया है वहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये मैंने यहाँ पे छोटे कर दिए इनको, तो आप नोट कर लेना। नोट तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने नोट कर लिया होगा। दोबारा से देखेंगे क्वेश्चन को। SMPS का फुल फॉर्म है साथियों स्विच मोड पावर सप्लाई। और नेक्स्ट फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी साथियों वाईफाई की फुल फॉर्म बताई थी। वाईफाई का फुल फॉर्म था साथियों वायरलेस। दोबारा से मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया। और फिर मैंने आपको बताया था साथियों मोडेम का फुल फॉर्म।
तो मोडेम का फुल फॉर्म यहाँ पे रहेगा साथियों मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर अपने मोडेम का फुल फॉर्म रहेगा। तो दोबारा से भी देख लेना एक बार, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर अपने यहाँ पे मोडेम का फुल फॉर्म है और ये अपने इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस में यूज होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस में ये यूज होता है। अभी मैंने आपको इस क्लास की शुरुआत में इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसें बताई थी। इनपुट डिवाइस में मैंने आपको बताया था कि माउस है, माउस इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, और आउटपुट में आपको मैंने प्रिंटर का उदाहरण दिया था और प्लॉटर का भी उदाहरण मैंने आउटपुट में बताया था। लेकिन जो नेटवर्किंग इंटरनेटवर्किंग जो डिवाइसेस हैं जैसे कि मोडेम है, ये अपने इनपुट और आउटपुट दोनों में काउंट होती है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। और अब की बार क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मोडेम का फुल फॉर्म बताइए, तो मोडेम का फुल फॉर्म है अपने मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। फिर मैंने आपको बताया साथियों सीपीयू का फुल फॉर्म। तो सभी साथी यहाँ पे देख सकते हैं कि सीपीयू का फुल फॉर्म साथियों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इंपॉर्टेंट है। अब की बार सीटी के एग्जाम में पूछा जाने की संभावना है। अक्सर सीपीयू रिपीट होता है, क्वेश्चन रिपीट होता है सीपीयू का। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अपने सीपीयू को कहते हैं। फिर मैंने आपको रैम की फुल फॉर्म बताई साथियों, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? रैंडम एक्सेस मेमोरी अपने रैम को कहा जाता है। फिर मैंने आपको यहाँ पे सीडी की फुल फॉर्म बताई थी, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सीडी की फुल फॉर्म रहेगी साथियों कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या रहेगी साथियों? कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी की फुल फॉर्म है। और आज की हमारी लास्ट फुल फॉर्म है साथियों ईएससी की। अगर आपको ईएससी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो स्केप यहाँ पे अपनी स्केप फुल फॉर्म रहेगी ईएससी की। तो ये सभी साथी 8 जो मैंने आपको फुल फॉर्म बताई है, सभी साथी इन 8 फुल फॉर्म को नोट कर लेंगे और ज़रूर से याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपको अब की बार सीईटी के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में आ रहा होगा। अगर सभी साथियों को क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा साथियों, और शेयर भी कर दीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जाम से पहले आप 3000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा पहुँचा दीजिए। तो देखिए साथियों, आज की हमारी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप ऐसे ही घर पर बैठे हुए ऑनलाइन राजस्थान जीके या फिर सीईटी की तैयारी आप स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के साथ करते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।